नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों तो सभी लोग रेडी हो जाइए। और आज की जो क्लास आपकी होने जा रही है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रही है। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं क्लास से। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में गुलाम वंश की स्थापत्य कला, यानी गुलाम वंश में किन किन भवनों का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। चलिए रेडी हो जाइए आप लोग बच्चों। सभी लोग रेडी हो जाएं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में गुलाम वंश की स्थापत्य कला, यानी गुलाम वंश में किन किन भवनों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग जो है क्लास से जुड़िए। और मैं आपको बता दूं कि अभी आपकी जो है हमने मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स भी लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। तो आपका अभी आप यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे थे। तो अभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आपका जो है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको 3 से 4 दिन के अंदर ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 3 से 4 दिन के अंदर ये आपका कोर्स स्टार्ट होगा। तो 3 से 4 दिन के अंदर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ये आपके प्लस चैनल पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक कोर्स आपका आंसर राइटिंग का लगातार चलेगा। 2 कोर्स आपको मैं प्लस चैनल पर लेके आ रहा हूँ। और अभी वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर आपका कंटिन्यू है। आर्ट एंड कल्चर का कोर्स वहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट है, जिसका टाइमिंग कितना बजे है, 5 बजे, 5 से 6 ये आर्ट एंड कल्चर चल रहा है बच्चों। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आ रही है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास ले आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर जुड़िए। और हमारे सब्सक्रिप्शन के थ्रू अगर आप यहाँ पर जुड़ते हैं तो हमारा सब्सक्रिप्शन बेटा SKY लाइव है। ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, सॉरी रेफरल कोड है SKY लाइव। और SKY लाइव इस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप एंट्री करते हैं, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके कोर्स में 10% की छूट दी जाएगी। और कल की क्लास को देखकर मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे जो है क्लास ले रहे हैं। क्योंकि कल हमने 2 क्लास यानी 2-2 घंटे की स्पेशल क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के लिया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कल हमने क्लास लिया था, सांप्रदायिकता और ब्रिटिश आर्थिक नीति। इन 2 टॉपिक को हमने कल डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी संख्या में बच्चे यहाँ पर जुड़ेंगे। और अगर आप बच्चों डायरेक्ट हमसे जुड़ते हैं प्लस कोर्स पर, अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस कोर्स में, और मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लीजिएगा, 1 ईयर या 2 ईयर का। ठीक है, क्योंकि जब आप 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स लेते हैं तब आपके साथ एक प्रॉपर तरीके से काम करने में मज़ा आता है, एक प्रॉपर तरीके से आपके साथ काम किया जाता है, आपकी एक छोटी सी समस्या को दूर करने का मौका मिलता है। लेकिन आज जब आप 3 महीना का लेते हैं या इससे कम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपकी समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 साल या 2 साल का एक कंप्लीट कोर्स की तैयारी के लिए लीजिएगा। तो वहाँ पर जो है आपको हर समस्या का समाधान आपके मिलेगा। यानी किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं या किसी भी प्रॉब्लम को बच्चों आप फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को आपका एजुकेटर जो है उसे हल कर सकता है, दूर कर सकता है। और इस समय आप जिस पैनल पर या जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत अच्छे एजुकेटर हैं जो आपकी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप हमारे रेफरल कोड के थ्रू बच्चों अगर आप जाते हैं SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है, तो आपको 10% की छूट दी जाएगी। ठीक, तो बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर जुड़िए। ठीक है, और 4 से 5 तारीख या जून 5 जून तक आपका
एक कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको हम दो चीज़ें सिखाएंगे। एक तो पढ़ाने के साथ साथ आपको जितना सेक्शन पढ़ाऊंगा उतने सेक्शन की आंसर राइटिंग कराऊंगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तभी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। जितना आप पढ़ते जाइए उतना आप कंप्लीट करते जाइए। यानी तैयारी का मतलब होता है कि जितने सेक्शन को आपने पढ़ा है उसमें से किसी सेक्शन पर अगर किसी भी नए तरीके का क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आप उसको लिख सके, उसको बता सकें तुरंत जो है कि नहीं ये पॉइंट इसमें लिखे जाएंगे, तब होता है तैयारी का कोई मतलब, ठीक है। देखिए, डाटा याद करने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप चीज़ों को केवल आपको फैक्ट मैक्सिमम याद है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप टीजीटी पीजीटी या लेक्चरर का एग्जाम नहीं दे रहे, आप यूपीएससी के स्कॉलर हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के बच्चों आप जो है आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जो हमने बताया उसको ध्यान से आप लोगों ने सुन लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो प्लस चैनल का सब्सक्रिप्शन आप लोग लीजिए और वहाँ पर जुड़िए, ठीक है। वहाँ पर आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स। तो चलिए, आज की क्लास आपकी है, तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। और आज की क्लास है गुलाम वंश की स्थापत्य कला। गुलाम वंश की स्थापत्य कला। गुलाम वंश की स्थापत्य कला, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। इस वंश की स्थापना बच्चों किसके द्वारा हुई? ऐबक के द्वारा हुई, ठीक है। ऐबक इस वंश का क्या है? संस्थापक है। तो ऐबक से लेकर बलबन तक कह सकते हैं, बलबन तक स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्योंकि बलबन के बाद जो है गुलाम वंश में कोई मजबूत सत्ता या मजबूत शासक दिखाई नहीं देता, और अंतिम शासक इसका जो क्यूमर्स था, उसके बाद जो है आप जानते हैं खिलजी वंश की सत्ता आ गई, ठीक। तो कहा जाता है ऐबक से लेके बलबन तक स्थापत्य कला के प्रमाण हमें दिखते हैं। ऐबक से लेके बलबन तक स्थापत्य कला के प्रमाण हमें दिखते हैं, ठीक। और इस गुलाम वंश में जो कला निर्मित हुई उसे आप इंडो इस्लामिक कला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? इंडो इस्लामिक कला। पिछली क्लास में हमने इसको डिटेल से आपको समझाया था कि इंडो इस्लामिक कला क्यों कहा जाता है, इसको क्यों हम इसे इंडो इस्लामिक कला कहते हैं। एक बात और जानिएगा, पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि इंडो इस्लामिक कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कला में आपके इस्लामिक कला और हिंदू कला दोनों का मिश्रण दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जो इस्लामिक कला है उसमें किन देशों का प्रभाव दिखता है, अगर कंट्री लेवल पर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि तुर्की, ईरान, फारस या अरब, इन क्षेत्रों की कलाओं का प्रभाव भी इंडो इस्लामिक कला पर दिखाई देता है। क्योंकि आप जानते हैं इस्लाम का प्रसार इन क्षेत्रों में हिंदुस्तान से पहले हुआ था। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जब इस्लाम का उदय होता है 622 के बाद, तो इस्लाम का विस्तार जो है पूर्व पश्चिम में स्पेन की तरफ और पूर्व में कहीं न कहीं ईरान होते हुए भारत की तरफ आया। तो भारत आने से पहले इन क्षेत्रों में चूंकि इस्लाम का प्रसार हो चुका था, इसीलिए जो इंडो इस्लामिक कल्चर डेवलप हुआ, उस इंडो इस्लामिक कल्चर पर इस्लाम का प्रभाव होने के साथ साथ इन देशों की कलाओं का प्रभाव भी था। क्योंकि जब इस्लाम यहाँ पर आया तो इस्लाम के यहाँ पर आने से क्या हुआ कि यहाँ की कलाओं का प्रभाव इस्लाम पर हुआ, और इस्लाम जब हिंदुस्तान आया तो इन कलाओं के लक्षण लेकर आपके यहाँ आया। इसीलिए कहा जाता है कि इंडो इस्लामिक कला में बच्चों कहा जाता है इंडो इस्लामिक कला में इस्लामी कला के प्रभाव के साथ साथ तुर्की, ईरान, फारस जैसी कलाओं के लक्षण भी हमको दिखाई देते हैं, और इसीलिए इसे हम इंडो इस्लामिक कला के अतिरिक्त अन्य नामों से भी जानते हैं। तो अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं? इसके अन्य नाम हैं इंडो सौरसेनिक कला, इंडो सौरसेनिक कला,
इंडो शौरसेनिक कला, भारतीय मुस्लिम कला, इसे हम भारतीय मुस्लिम कला भी कहते हैं। और भारतीय मुस्लिम कला इसे जॉन मार्शल महोदय ने कहा था। ये वही जॉन मार्शल हैं जो पुरातत्व के क्या थे, निदेशक थे बच्चों। किसने कहा था? भारतीय जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा? भारतीय मुस्लिम कला। इसके बाद इसे हम पठान कला भी कहते हैं। और इसे पठान कला किसने कहा? फर्ग्यूसन ने। किसने कहा इसे पठान कला? फर्ग्यूसन ने। ये अन्य नाम है किसके? इंडो इस्लामिक कला के। तो इंडो इस्लामिक कला को हम इन नामों से जानते हैं, ठीक है। तो आपको हमने कहीं न कहीं गुलाम वंश में ऐबक के समय की स्थापत्य कला को पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। ऐबक के समय की जो स्थापत्य कला है उसका डिस्कशन हमने पिछली क्लास में बच्चों किया था। तो आज की क्लास में और पिछली क्लास में हमने कम से कम 3 स्थापत्य कलाओं की चर्चा किया था। आपको याद होगा तो 3 वो कौन कौन सी स्थापत्य कला? अपनी संख्या बढ़ाइए बच्चों। एक दिन का गैप होने से आपकी संख्या घट कैसे सकती है? केवल कल मैंने क्लास नहीं लिया आप लोगों की। आप अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करिए। प्रीति जी, संचित, राम जी, संदीप जी, आप लोग बच्चों थोड़ा सा अपनी क्लास संख्या को बढ़ाइए। कहाँ चले गए सब? ठीक है, थोड़ा ग्रुप में अपना लिंक शेयर करो आप लोग। बहुत सही। और इंक्रीज करो, और इंक्रीज करिए बच्चों। और लोगों को जोड़िए क्लास से। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून बच्चों हमारी तरफ से। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई इंडो इस्लामिक कला, और इंडो इस्लामिक कला में भी 2 तरह की बिल्डिंगें बनी थी। 2 तरह की बिल्डिंगों में धार्मिक भवन और गैर धार्मिक भवन। तो धार्मिक भवनों में आपका मकबरा है, मस्जिद है, मदरसा है, मीनारें हैं और सूफी संतों की खानकाह है। ये सब क्या है? ये धार्मिक स्थल हैं, ठीक है। और आपका दुर्ग है, भवन है या नगरों का निर्माण है, वो गैर धार्मिक बिल्डिंगों में आता है। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है मदरसा, मस्जिद और मकबरा। इन 3 स्थापत्य कलाओं की चर्चा हमें करना था और हम उन्हीं को मेन रूप से देखेंगे और यही आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हमने ऐबक के समय जो 3 मस्जिदें बनी थी उनकी चर्चा हमने पिछली क्लास में किया था। और ऐबक के समय जो निर्माण परंपरा थी, जो निर्माण शैली थी, उसके बारे में हमने आपको बताया था। और वहाँ पर हमने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार के निर्माण के बारे में चर्चा किया। और देन आफ्टर हमने चर्चा किया था किसकी? आपके 2.5 दिन के झोपड़ा जो अजमेर में है। तो 3 मस्जिदों की चर्चा हो चुकी थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे कहाँ से? इल्तुतमिश से, क्योंकि इल्तुतमिश जो वास्तविक संस्थापक है, जो ऐबक के बाद आता है, तो वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे कि ऐबक के समय से गुलाम वंश में किन स्थापत्य कलाओं का निर्माण दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए सब। चलिए देखिए, इल्तुतमिश के समय स्थापत्य कला। तो इल्तुतमिश के समय सबसे पहली स्थापत्य कला कौन थी बच्चों? तो सबसे पहली स्थापत्य कला थी सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये पहली स्थापत्य कला थी, ठीक। और आप देखिए, कहा जाता है कि ऐबक के समय मस्जिद निर्माण की कला ने जन्म लिया, लेकिन मकबरा निर्माण शैली का प्रारंभ जो है वो किसके समय होता है? इल्तुतमिश के समय। यह मकबरा किसके समय बना? इल्तुतमिश के समय। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह जो है पहला मकबरा है, यह पहला मकबरा है
जो सल्तनत काल में बना। इसीलिए कहा जाता है कि मकबरा निर्माण शैली का प्रारंभ जो है पहली बार कब से शुरू होता है, इल्तुतमिश के समय से होता है। ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया मकबरा है। ये इसके बड़े बेटे नासिरुद्दीन के मरने पर बना था। जो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था नासिरुद्दीन के मरने पर यह मकबरा बना था। और आप जानते हैं कि मकबरा निर्माण शैली मूल रूप से सूफियों से आई है। पहले सूफियों की समाधि बनाई जाती थी, उसी को मकबरा में क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया। तो कहा जाता है कि ये जो मकबरा बना है नासिरुद्दीन का, ये बच्चों कहाँ पर है, दिल्ली में है। और ये भारत में इस्लामी कला के अधीन बनने वाला सबसे पहला मकबरा माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला मकबरा माना जाता है। कहा जाता है कि ये दिल्ली में कुतुब मीनार, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कुतुब मीनार से ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और मकबरा निर्माण शैली का जन्म होता है कब से, इल्तुतमिश के समय से। ये पहला मकबरा है जो उसने अपने बड़े बेटे का बनाया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी शैली कैसी है, इसके निर्माण की परंपरा कैसी है। ठीक, और जहाँ तक डेट की बात है कि इसका निर्माण कब हुआ, तो 1231 में इस मकबरे का निर्माण किया गया। यानी 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बना। तो कैसे बना उसकी संरचना को देखिए, चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि ये मकबरा जो है एक आयताकार मैदान है जिसको बाउंड्री वाल से घेरा गया है। ठीक है, कहा जाता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां पर कहा जाता है कि एक आयताकार मैदान है जिसको बाउंड्री वाल से क्या किया गया है, घेरा गया है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या है, दुर्ग है। इसको देखकर कैसा प्रतीत होता है, दुर्ग की तरह प्रतीत होता है। यानी ये जो दीवारें हैं ये काफ़ी क्या है, ऊंची हैं। ये दीवारें जो है ये काफ़ी ऊंची हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इसका आकार कैसा है, दुर्ग की तरह है। इसका आकार कैसा है बच्चों, दुर्ग की तरह इसका आकार है। ठीक है, तो ये दीवारें काफ़ी ऊंची हैं, इसलिए इसकी संरचना के बारे में कहा जाता है कि ये कैसा है, दुर्ग की तरह प्रतीत होता है। इसके अंदर, ये जो इसके अंदर है, ये देखिए, ये 66 फुट लंबा एक आंगन है। इसमें एक 66 फुट लंबा, 66 फुट यानी 66 फुट लंबा एक क्या है, आंगन है। ठीक, लेकिन ये आंगन वर्गाकार नहीं है बच्चों, ये आंगन अष्टकोणी है। ये आंगन कैसा है, अष्टकोणी है। तो अष्टकोणी कैसे बनेगा, अष्टकोणीय एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अष्टकोणी हो गया। तो ये किस तरह का बनेगा, देखिए अब ये बन गया है तो यही इसी के ऊपर बनाते हैं। ये अष्टकोणी है। ये इसके मान लीजिए ये क्या है, ये दीवार है, ये बाउंड्री वाल है। इसके बीच में ये अष्टकोणीय एक क्या है, आंगन है, अष्टकोणीय आंगन है। अब आप गौर करिए बच्चों, इसीलिए हम सुल्तानगढ़ी के मकबरे को, इस मकबरे को अष्टकोणीय मकबरा कहते हैं। इसे कौन सा मकबरा कहा जाता है, अष्टकोणीय मकबरा। इसे हम अष्टकोणीय मकबरा कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने कोण बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है, कहा जाता है ये क्या है, ये आंगन है। ये बच्चों क्या है, ये आंगन है। और इस आंगन की लंबाई कितना है, 66 फुट। इसकी लंबाई कितना है, 66 फुट। ये जो आंगन है, ये आंगन जो है मूल रूप से कहा जाता है कि ये 2 तरह के पत्थरों से बना है। इसमें जो पत्थर प्रयोग किए गए हैं, इसमें जो पत्थर प्रयोग हुए हैं, ये पत्थर 2 प्रकार के हैं। एक भूरे रंग के पत्थर हैं बच्चों, और दूसरे संगमरमर का प्रयोग है। संगमरमर पत्थरों का प्रयोग है। ठीक है, लेकिन ये संगमरमर मूल रूप से इस्लामी नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि मूलतः इस्लामिक संगमरमरों का प्रयोग सबसे पहली बार बलबन के मकबरे में दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर केवल संगमरमर पूछा जाए
तो केवल संगमरमर आप देखेंगे तो सबसे पहले सुल्तानगढ़ी के मकबरे में उपयोग किया गया। अब ये आंगन में बना क्या है, एक मकबरा है, एक आंगन है। इसी आंगन के बीच में मकबरे का निर्माण किया गया है। इसी जो आपका ये जो बाउंड्री वाल है बच्चों, इसी कहते हैं कि इसी बाउंड्री वाल के बीच में एक आंगन बनाया गया है। ठीक, आंगन कैसा है, अष्टकोणीय है। सॉरी, आंगन मत कहिए, सॉरी एक मिस्टेक हुई, आंगन नहीं, ये आंगन ये है बच्चों। ये देखिए, मान लीजिए ये आंगन है, आंगन के बीच में एक अष्टकोणीय चबूतरा है। जो मकबरा है वो अष्टकोणीय है, माफ करिएगा, जो मकबरा है वो अष्टकोणीय है। ठीक है, तो कहते हैं कि एक बाउंड्री वाल पहले तो ये बाउंड्री वाल हो गई, इसके बीच में ये आंगन हो गया जिसकी लंबाई 66 फुट है। इस आंगन के बीच में एक चबूतरा बना हुआ है जो कैसा है, अष्टकोणीय है। ठीक है, ये चबूतरा कैसा है, अष्टकोणीय है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करिए, ये चबूतरा कैसा है, अष्टकोणीय है। और यही चबूतरा क्या है, समाधि है, यानी मकबरा है। ठीक, तो ये पहला मकबरा है जो कैसा है, अष्टकोणीय है। ठीक, इनमें दो तरह के पत्थरों का उपयोग किया गया है, एक भूरे रंग के पत्थरों का उपयोग हुआ है और दूसरा संगमरमर के पत्थरों का उपयोग हुआ है। तो दो तरह के पत्थरों का उपयोग जो है यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखिए, कहा जाता है कि जो आंगन है, इस आंगन के बीचों बीच तो अष्टकोणीय मकबरा बना हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि इसी के अंदर एक छोटी सी मस्जिद बच्चों बनी हुई है, एक छोटी सी मस्जिद बनी है। सपोज करिए, मान लीजिए ये एक मस्जिद अलग से बनी है, इस आंगन में अलग से एक मस्जिद बनी हुई है। यह मस्जिद किस लिए बनी है अलग से, ये छोटी मस्जिद है। और इस छोटी मस्जिद का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि राज परिवार के जो सदस्य थे, यानी सुल्तान की जो रानी थी, ठीक, वह जो है इन छोटी मस्जिद में आके कहीं न कहीं नमाज पढ़ा करते थे। यानी इसका मतलब है कि राज परिवार को आम जनता से अलग करने के लिए इस छोटी मस्जिद के निर्माण की परंपरा दिखाई देती है। तो एक मकबरे के साथ मस्जिद की जो संकल्पना है वो हमें यहाँ सुल्तानगढ़ी के मकबरे में पहली बार हमको क्या होती है, दिखाई देती है, जहाँ पर एक मकबरा और मस्जिद की संकल्पना को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। और यहाँ पर वो दोनों चीजें एक साथ आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों, ये क्या है, ये आपकी ये मस्जिद है। ठीक है, ये अलग से एक मस्जिद है इसी आंगन में, जिसे छोटी मस्जिद कहा जाता है, जो राज परिवार के लिए बनी थी। अब देखिए, कहा जाता है कि मस्जिद पे जो गुंबद बना है बच्चों, मान लीजिए ये मस्जिद है, इस मस्जिद पे गुंबद मतलब होता है शिखर। ठीक है, तो यह गुंबद जो है ये भारतीय शैली से प्रभावित है। इनके जो गुंबद निर्माण की परंपरा है, गुंबद निर्माण बच्चों, ये भारतीय शैली से प्रभावित है। क्यों, ऐसा क्यों? गुंबद निर्माण भारतीय शैली से क्यों प्रभावित है? इसलिए प्रभावित है क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम का आगमन जब हिंदुस्तान में हुआ तो इन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाना शुरू किया, मकबरे बनाना शुरू किया। तो मंदिरों में जो शिखर होता था, जो गुंबद होता था, उसी को तोड़कर उसको एक थोड़ा सा डिफरेंट आकार देने का प्रयास किया गया। डिफरेंट आकार मतलब आप देखेंगे तो डिफरेंट आकार क्या था, देखिए, जो मंदिर होता था, देखिए बच्चों, मान लीजिए ये मंदिर का चबूतरा है। अब इस चबूतरे पर शिखर इस तरह से बनते थे। ठीक, इस तरह से शिखर बनते थे। ठीक, ये हो गया मंदिर का शिखर। अब देखिए मस्जिद का शिखर कैसा होता है, मस्जिद का शिखर ऐसे ढोलाकार होता है। ठीक है, माने इसकी जो ऊंचाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कहा जाता है कि इन्हीं को तोड़कर एक ढोलाकार आकृति दे दी गई। तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव, इस शैली के निर्माण का प्रभाव इनके शिखर निर्माण की परंपरा में क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक, इनके जो छत हैं वो ढोलाकार हैं और इन पर भी यहाँ पर इस तरह का निर्माण दिखाई देता है।
तो कहीं न कहीं जो छतों का निर्माण है, जो शिखर का निर्माण है मस्जिद का बच्चों, वो आपके हिंदू शैली से प्रभावित दिखता है। तो यहाँ भी कहा जाता है जो छोटी मस्जिद इस सुल्तानगढ़ी के मकबरे में बनी हुई है, उसका शिखर भी हिंदू कला से क्या है, प्रभावित है। तो आपसे अगर बात किया जाए या आपको क्या याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा सबसे पहले इल्तुतमिश ने बनवाया और यहीं से मकबरा शैली का जन्म होता है, जो भूरे पत्थर और संगमरमर का बना हुआ है, और ये हिंदुस्तान में बनने वाला पहला इस्लामिक मकबरा माना जाता है। ठीक, और यहीं से मकबरा शैली का क्या होता है, प्रारंभ होता है, और इसमें सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक, और कहा जाता है कि इसे एक बाउंड्री वाल से घेरा गया है। बाउंड्री वाल के बीच एक अष्टकोणीय चबूतरा आंगन है, आंगन के बीच में अष्टकोणीय चबूतरा बना है। चबूतरे के पूर्वी दिशा में एक स्तंभ भी है, चबूतरे के पूर्वी दिशा में एक स्तंभ भी है, और यह स्तंभ जो है, जो बाउंड्री वाल है मकबरे की जो बाउंड्री वाल है, उससे क्या है, ऊंचा है, उससे क्या है, ऊंचा है। तो कुछ लोगों का आइडिया है कि ये अजान के लिए रहा होगा, जैसे कुतुब मीनार आगे चलकर बनती है, आगे कुतुब मीनार जैसे बनी थी अजान के लिए, उसी तरह की संकल्पना इसकी भी लोगों ने क्या किया है, मैंने बताने की कोशिश किया है। ठीक, तो ये रहा आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो अष्टकोणीय मकबरा है, पहला अष्टकोणीय मकबरा। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि सबसे पहला भारत में अष्टकोणीय मकबरा कौन सा है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश का मकबरा। अब देखिए अगला मकबरा है इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा ये कब बना बच्चों, ये 1235 में बना। इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण स्वयं इल्तुतमिश ने किया था। इसका निर्माण किसने किया, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इसका निर्माण बच्चों इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इस मकबरे की बच्चों, आप लोग कहाँ रह गए थे, इतने लोग जो है, इतना लेट क्यों क्लास को ज्वाइन किया आप लोगों ने, अनुवी जी, मुकेश जी, आप लोग इतना डिले कर दिए क्लास को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए आगे बढ़ें। तो देखते हैं इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा जो है, कहा जाता है कि 1235 में इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया, और ये मोइनुद्दीन चिश्ती, सॉरी, ये आपके जो क्या नाम है उनका, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसको बनाया था किसने, ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाया था, जो पहली मस्जिद मानी जाती है। ये उसी के क्या है, बगल है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के क्या है, बगल में है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था, ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बगल में बना है ये मकबरा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बगल में बना हुआ मकबरा है। तो इल्तुतमिश के मकबरे की क्या खासियत थी बच्चों, इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका जो आंतरिक कक्ष है, आंतरिक कक्ष माने मान लीजिए ये जो इसका पूरे मकबरे की जो संरचना है वो इस तरह से है। इसका जो ये आंतरिक कक्ष है, ये जो इसका आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग जो है, ये कहा जाता है कि ये हिंदू तथा जैन मंदिरों के क्या है, समान है। ये जो आंतरिक कक्ष है, इसका आंतरिक कक्ष हिंदू एवं जैन मंदिरों के समान है, हिंदू एवं जैन मंदिर के समान है, हिंदू एवं जैन मंदिरों के क्या है, समान है। ठीक है,
तो यहाँ पर कहा जाता है कि अब ये भी जानते हैं कि इल्तुतमिश जो है एक उदारवादी विचारधारा का शासक था, बहुत कट्टर मुसलमान वो नहीं था, क्योंकि आपको ये पता है कि जब इल्तुतमिश से कहा गया कि क्यों ना हम जो है इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए भारत को, तो उसने ऐसा करने से क्या किया था, मना कर दिया था और कहा था कि बहुमत जो है कैसा है, हिंदू समाज है, इसलिए हम इसे इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसकी विचारधारा पर भी, या जैसे ही कहा जाता है कि शासक की जो विचारधारा होती है वो उसके स्थापत्य कला में भी दिखाई देती है, तो इल्तुतमिश के मकबरे में उसकी विचारधारा कहीं न कहीं दिख रही है। कहा जाता है इस मकबरे की जो दीवारें हैं, ये जो मकबरा, ये बीच में मकबरा बना हुआ है, इस मकबरे की जो ये दीवारें हैं बच्चों, ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें, इन दीवारों पर कुरान की आयतों का अंकन है। यहाँ पर कुरान की आयत का अंकन किया गया है। कुरान की आयत का अंकन है। तो आपको पता है कि इस्लाम में जीवित चीज़ों का चित्रांकन नहीं किया जाता, इस्लाम में इस चीज़ की मनाही है। इस्लाम इस बात को प्रतिबंधित करता है कि किसी जीवित वस्तु का चित्रांकन नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि इस्लाम में एक नई कला दिखती है जिसको अरबस्क कला कहते हैं। अरबस्क कला क्या होती है? अरबस्क कला का मतलब होता है कि दीवालों को, पत्थरों को रेखीय विधियों से यानी ज्यामितीय विधियों से क्या करना, सजावट करना, यानी दीवालों पर रेखाएं खींचकर क्या करना, उसको सजावना, इसको अरबस्क विधि कहा जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सामान्य रूप से या तो ज्यामितीय रेखाओं का उपयोग दिखता है, या तो फिर आपको जो है सीधे सीधे कुरान की आयतों का चित्रांकन दिखेगा, या वनस्पतियों का चित्रांकन दिखेगा। ठीक, तो सजावट के तौर पर, अलंकरण के तौर पर कहा जाता है कि इन्होंने कहीं न कहीं हिंदू कला से भिन्न चीज़ों का उपयोग किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंडो इस्लामिक कला का सबसे बड़ा तात्पर्य ये रहा कि आगे चलकर आप देखेंगे कि भारत के मंदिरों में जिन मंगल प्रतीकों का चित्रांकन किया गया, जैसे मंगल कलश, जैसे माने पशु पक्षियों का या वृक्षों का चित्रांकन किया गया, स्वास्तिक चिन्हों का चित्रांकन किया गया, उस तरह का चित्रांकन आगे चलकर मस्जिदों में भी दिखाई देगा। जो भारत के मंगल प्रतीक थे, मंगल जो प्रतीक थे, उन मंगल प्रतीकों का उपयोग जो है मस्जिदों में भी दिखाई देगा, लेकिन अभी नहीं, प्रारंभिक चरण में नहीं, आगे चलकर उनका प्रयोग दिखाई देता है। प्रारंभिक चरण में अलंकरण के रूप में सिर्फ कुरान की आयतें, ज्यामितीय आकृतियों, ठीक, और वनस्पतियों का चित्रांकन दिखाई देता है। ठीक, और ये भी आपके बलुआ पत्थर से क्या है, निर्मित है। ठीक, और कहीं कहीं मकबरा निर्माण में ईंटों का उपयोग भी किया गया है। ठीक, तो सामान्य तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में बना हुआ है, और ये दूसरा मकबरा था जिसका निर्माण किया गया। यह मकबरा आपके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बगल में है। ठीक, इसकी जो आंतरिक निर्माण है, आंतरिक भाग का जो निर्माण है इस मकबरे का, वह हिंदू निर्माण शैली और जैन मंदिर निर्माण शैलियों से क्या है, प्रभावित है। मकबरे की दीवालों को कुरान की आयतों से सजाया गया है, उस पर वनस्पतियों का चित्रांकन किया गया है। हाँ, गुंबद जो इसका है, जो इल्तुतमिश के मकबरे का जो गुंबद है बच्चों, वो घुमावदार है। वो कैसा है, घुमावदार। जो इसका गुंबद है उसमें घुमावदार पत्थरों का उपयोग किया गया। देखिए कैसे, आप देखे होंगे सामान्य तौर पर इस्लामिक कला की मस्जिदों में आप चले जाइए तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। देखिए, मान लीजिए ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, आप देखेंगे दरवाजे के ऊपर इस तरह से निर्माण आपको दिखाई देगा। ये है घुमावदार पत्थर। ठीक है, ये घुमावदार पत्थर है, और कभी कभी आप देखेंगे कि दो दीवालों को इस तरह से मेहराब, यानी इसी को हम चाप भी कहते हैं, इसी को आप मेहराब भी कह सकते हैं, इसी को आप चाप भी कहते हैं, इसी को आप उर्श भी कहते हैं। समझ रहे नहीं, यही मेहराब है। यानी ये दो बने जो बीच का ये गैप है, इसे एक मेहराब से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। ठीक, और जब इसी को आप बार बार इस तरह से घुमाते हैं तो इसे आप मोड़दार पत्थर भी कहते हैं। और इस तरह के पत्थरों का उपयोग जो है इल्तुतमिश के मकबरे में किया गया है। इस तरह के पत्थरों का उपयोग बच्चों इल्तुतमिश के मकबरे में किया गया है। पानी, बात समझ में आई कि नहीं?
आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है? अगला है, कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने जोधपुर के नागौर में, इल्तुतमिश से राजस्थान के जोधपुर के नागौर में एक निर्माण किया था जिसका नाम था अतराकीन का दरवाजा। देखिए अतराकीन का दरवाजा बच्चों, ठीक है, कौन सा दरवाजा? अतराकीन का दरवाजा। अतराकीन का दरवाजा ये किसने बनाया है? इल्तुतमिश ने बनाया। इसे किसने बनाया है? इल्तुतमिश ने बनाया है। कहाँ पर बनाया है? जोधपुर में बनाया है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। जोधपुर में कहाँ बनाया? नागौर में बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अतराकीन का दरवाजा कहाँ है? जोधपुर के नागौर में है। किसने बनाया है? इल्तुतमिश ने बनाया है। ठीक, कहा जाता है इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा 1230 ईस्वी में किया गया। इस अतराकीन के दरवाजे से, कहा जाता है इसी अतराकीन के दरवाजे से प्रभावित होकर अकबर ने गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। अकबर किसका निर्माण करता है बच्चों? बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। ठीक है, किससे प्रभावित होकर? अतराकीन के दरवाजे से प्रभावित होकर। तो अतराकीन के दरवाजे की निर्माण शैली से प्रभावित होकर अकबर ने किस कला को निर्मित किया था? बुलंद दरवाजे को निर्मित किया था। और आप जानते हैं कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था और मुगल बादशाहों में सबसे त्वरित गति से की जाने वाली विजय थी ये। कहा जाता है कि इस अतराकीन के दरवाजे का निर्माण भले ही इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, लेकिन इसका जीर्णोद्धार का मतलब होता है इसको पूरी तरह से फिर से सजाना। जीर्णोद्धार इसका किया गया था किसके द्वारा? एमबीटी के द्वारा। अतराकीन के दरवाजे का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया? एमबीटी माने होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका क्या किया? जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा हुआ बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। तो कहा जाता है कि ये आपका बुलंद दरवाजा है। ठीक, सॉरी, ये आपका अतराकीन का दरवाजा है जो इल्तुतमिश के द्वारा जोधपुर में किया गया। ठीक, और ये विजय उपलक्ष्य में बनाया गया था। बाद में इससे प्रभावित होकर अकबर ने भी बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। इसका जीर्णोद्धार किया गया था किसके द्वारा? एमबीटी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो इसके बाद की सत्ता में आता है या खिलजी वंश की सत्ता में आता है, तो अलाउद्दीन के समय कलाओं का एक नया स्वरूप दिखाई देता है। तो क्या स्वरूप दिखता है? लेकिन अभी थोड़ा सा बलबन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद, इल्तुतमिश के बाद बलबन की कला को देखते हैं। बलबन के समय की कला भी कहीं न कहीं इसी गुलाम वंश के अधीन आएगी। तो बलबन के समय, कहा जाता है कि बलबन के समय, चूंकि बलबन की जो विचारधारा है, आप देखिए हमने आपसे बात किया कि जो शासक की विचारधारा होती है वो उसकी कला पर भी परिलक्षित होती है, उसकी कला पर भी दिखाई देती है। तो इल्तुतमिश एक उदारवादी शासक है, इसलिए उसके निर्माण शैलियों में हिंदू विचारधारा या हिंदू शैलियों के प्रभाव दिखते हैं। लेकिन जब बलबन आएगा तो बलबन एक कट्टर मुसलमान शासक है। बलबन एक कट्टर मुसलमान शासक है, तो इसके समय की जो निर्माण परंपरा है उस पर पूरी तरह से इस्लाम का प्रभाव दिखेगा। बात समझ रहे नहीं? उस पर पूरी तरह से इस्लाम का प्रभाव दिखेगा। और इसीलिए कहा जाता है, देखिए कभी कभी जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है
तो आप देखिए चीज़ों को याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है तो आप कहीं न कहीं दूसरे से ज़्यादा सही कर सकते हो बच्चों। बलबन की विचारधारा उसकी स्थापत्य कला पे दिखेगी। एक कट्टर विचारधारा का व्यक्ति है बलबन, जो अपने आप को एक कट्टर मुसलमान दिखाने के लिए कई प्रकार की तुष्टीकरण की नीति को अपनाता है। कहा जाता है इसके समय जिस स्थापत्य कला का निर्माण होगा वह स्थापत्य कला पूर्णतः क्या होगी? इस्लामी कला होगी। ठीक, और आप जानते हैं इसके समय का जो इसका मकबरा बनाया गया वह मकबरा पूर्णतः इस्लामी पद्धति में क्या किया गया है? निर्मित किया गया है। उसकी ये विशेषता है, देखिए बलबन के समय दो चीजें बनी। एक, बलबन ने एक लाल महल बनाया था। बलबन ने लाल महल बनाया था। ये लाल महल कहाँ बना था बच्चों? ये लाल महल बना था आपके यमुना किनारे दिल्ली में। ये यमुना किनारे दिल्ली में बना था। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा भी कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है बच्चों वो ये है कि ये पहला मकबरा है। नंबर एक, पहली विशेषता, प्रथम मकबरा जो पूर्णतः इस्लामी पद्धति में बना है, जो पूर्णतः इस्लामी पद्धति में बना है, पूर्णतः इस्लामी पद्धति में बना है। ठीक, दूसरा, नंबर दो, पूर्ण रूप से इस्लामी, पूर्ण रूप से संगमरमरों का प्रयोग किया गया है। संगमरमर का प्रयोग किया गया है। पूर्ण रूप से संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने पहली बार इसमें संगमरमरों का प्रयोग किया गया है, और तीसरी जो विशेषता है ये वास्तविक मेहराबों का उपयोग किया गया है। वास्तविक मेहराबों का उपयोग किया गया है। मेहराबों का उपयोग किया गया है, जो मेहराब आपको भी मैंने बताया। ठीक है, और ओवरऑल अगर देखें तो इस मकबरे का जो आकार है, मकबरे का आकार कैसा है? वर्गाकार। मकबरे का आकार कैसा बच्चों? वर्गाकार है। ठीक है, मकबरे का आकार कैसा है? वर्गाकार है। ठीक, ठीक है, चलिए, तो ये आपके बलबन के समय का बना हुआ मकबरा है। ठीक, तो इस मकबरे को, इसकी विशेषताओं को आप देख लीजिए। और कहा जाता है एक लाल महल का इसने निर्माण किया था। तो जब महलों की परंपरा यानी महल निर्माण और नगर निर्माण जब पढ़ाएंगे तो उसको एक साथ यहाँ पर इसको देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये गुलाम वंश के समय की कुछ स्थापत्य कला थी जो आपके सामने हमने ले आया। ठीक, आज की क्लास बच्चों आपकी थोड़ा सा छोटी क्लास होगी, इसलिए
कि मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम कुछ करना है, ज़रूरी काम करना है। और मैंने आपको कल बताया भी था कि कल स्पेशल क्लास थी, आप लोग वहाँ पर जुड़ नहीं पाए। आपकी संख्या क्या कितने लोग कल की क्लास में जुड़े थे बच्चों? कल की स्पेशल क्लास में कौन कौन जुड़ा था? क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? आप लोगों में से कोई भी जुड़ा था कल की क्लास में? आप लोग जुड़ पाए थे कि नहीं कल की क्लास में? कल की क्लास तो फ्री थी। हाँ, सौरभ सक्सेना आपका नाम याद है बेटा। मयंक वर्मा आप भी थे। हाँ, डेविल जी आप भी थे, राम जी थे। ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा। हाँ, आप लोगों को याद आया, आप लोगों को मैंने वहाँ जज किया था, ठीक है। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग कल जुड़े थे। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा सा छोटी क्लास होगी और चूँकि ज़रूरी थोड़ा काम है इसलिए छोटा टॉपिक रखा था मैंने। हाँ, शाम की क्लास रहेगी आज, आपको इन्फॉर्म कर दूँ मैं, ठीक है। शाम को आपकी क्लास होगी 8 बजे, ठीक है। अब आज हम कुषाण वंश पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है शाम की क्लास का, तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये पकड़ो। तो चलो बच्चों, आज यहीं पर क्लास को आपकी रोकेंगे हम, ठीक है। थोड़ा काम है, फिर शाम को मिलते हैं एक नए जोश नए उत्साह के साथ, और बहुत सारा प्यार हमारा आपको, ठीक है। थैंक यू।